प्रदेश में 7 चरणों में वोटिंग होगी। पहला मतदान 19 अप्रैल को होगा, जबकि मतगणना 4 जून को होने वाली है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि हमारे पास 1,82,00,000 युवा वोटर्स हैं जो कि इस बार मतदान करने वाले हैं। इस बार के चुनावी माहौल में गारंटियों का भी दौर रहा। बीजेपी जहां 400 पार की गारंटी के साथ चुनावी रण में अपना दमखम दिखाएगी, तो कांग्रेस ने रोजगार देने का वादा कर दिया है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि इस बार जनता का भरोसा किस पर रहने वाला है। क्या इस बार राहुल की न्याय यात्रा से देश की जनता को न्याय मिलने वाला है, या फिर मोदी की गारंटी पर जनता को फिर से भरोसा होने वाला है? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक पर्व का शंखनाद हो चुका है। इस बार के चुनावी माहौल में गारंटियों की बारिश हुई। हवाएं हर दिन अपना रुख बदलती रहीं। फिजाओं में वादों का दौर चला है। बीजेपी जहां 400 पार की गारंटी के साथ चुनावी रण में अपना दमखम दिखा रही है। आपका यहाँ इतनी बड़ी संख्या में आना ये साफ साफ संदेश दे रहा है, यही बार एनडीए सरकार 400 पार। तो वहीं कांग्रेस और आप भी नए वादे जनता के सामने रख रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 का लक्ष्य की गारंटी दी है और बीजेपी के सामने चुनौती है इतनी बड़ी गारंटी को पूरा करने की। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपना नारा दिया था, संसद में केजरीवाल, दिल्ली होगी और खुशहाल। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी एक्शन मोड में दिखाई दी। राहुल गांधी ने युवा वोटरों का रुख अपनी पार्टी की ओर मोड़ने के लिए खूब कोशिश की और कई वादे किए। वादे रोजगार के, नौकरी के, पेपर लीक से मुक्ति के। गारंटी 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 इधर भी है, गारंटी उधर भी है। कांग्रेस ने रोजगार देने का वादा किया है, युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। मतलब ये कि कांग्रेस ने इस बार रोजगार को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया है, तो बीजेपी देश के विकास की गारंटी दे रही है, देश से गरीबी मिटाने की गारंटी ले रही है। चुनावी तारीख के ऐलान के बाद अब धीरे धीरे शीशे साफ होने लगे हैं कि किसकी कितनी तैयारी है और कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, जरा सोचिएगा, चुनावों के मौसम में राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए कई वादे करती हैं, लेकिन सवाल है, क्या चुनाव जीतने के बाद वो वादे पूरे होते हैं? क्या ये वादे गारंटी चुनावी मोहरे हैं? क्या इस बार राहुल की न्याय यात्रा से देश की जनता को न्याय मिलने वाला है, या मोदी की गारंटी पर जनता को भरोसा है? एएमपी रिपोर्ट। तो एक तरफ राहुल गांधी ने न्याय यात्रा निकाली है तो जनता को न्याय दिलाने की वो बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के पास भी कई ऐसे मुद्दे हैं। सीए, यूसीसी को लेकर वो लगातार ऐसे मुद्दे को लेकर आ रही है जो जनता को भरोसा दिला सके कि अब की बार दोबारा से मोदी सरकार। तो यानी कि कांग्रेस और अगर अन्य पार्टियों की भी बात की जाए तो विपक्ष के सामने भी मोदी अगर देखा जाए तो बड़ी चुनौती भी है। बीजेपी एक बड़ी चुनौती है क्योंकि लगातार विपक्ष के द्वारा जो बातें कही जा रही है उस पर जनता कितना भरोसा दिखाएगी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन बात वहीं पर आ जाती है क्योंकि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है, यूसीसी एक बड़ा मुद्दा है, सीएए जो अपनी मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जो वादे किए थे वो वादे वो धीरे धीरे पूरा करते जा रहे हैं, जिससे जनता का उन्हें विश्वास भी मिल सके। और दूसरी तरफ महिलाओं को साधने की लगातार कोशिशें की जा रही है। लेकिन अब जनता ही बताएगी कि आखिर लोकसभा, क्योंकि चुनावों की घोषणा भी हो चुकी है, और अब जनता ही बताएगी कि आखिर उसका विश्वास किस पर कितना ज्यादा है। तो इसी पर चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए हैं देवेंद्र, प्रमुख प्रवक्ता बीजेपी के, तो वहीं पर दूसरी ओर अनवर मिर्जा, प्रवक्ता है कांग्रेस के। आप दोनों का एएमवी नेटवर्क पर बहुत बहुत स्वागत है। देवेंद्र जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 400 पार की आप बात कर रहे हैं गठबंधन में, वहीं 370 का अकेले टारगेट रखा है। क्या आपको लगता है यह मुमकिन हो पाएगा?
बिल्कुल निश्चित बबीता जी, पूरी उम्मीद के साथ ही बोलती है भारतीय जनता पार्टी। और जमी पर काम किया है लंबे समय तक, 9 वर्षों में जनता को साबित कर दिया। 10वां वर्ष जो है ये कार्यकाल जो हमने किया है 9 वर्ष में, वो बताने का काम किया। स्पेशली रूप से हर द्वार पर जाकर, हर घर जाकर तथ्य के साथ बोले, पत्रक को साथ लेकर गए हैं, लिखित में सारी चीज दी है। और जो जो कार्य किए हैं हमने कोई हवा में नहीं उछाला। जिस तरह विपक्ष जो है दिशाहीन है, मुद्दा उसको पता नहीं है कि उठाना क्या है, वो शुरुआत कहीं से करते हैं और खत्म कहीं पर जा करते हैं। मुद्दे के साथ, विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ, बिल्कुल जनता जनार्दन का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी को मिलने जा रहा है। क्योंकि ये जो डिमांड रखी है, जो मांग रखी है, ये भारत, विकसित भारत को इसमें सम्मिलित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ चीजों के लिए विशेष प्रार्थना अपनी जनता से की है, 140 करोड़ लोगों से की है। और इस तरह का बहुमत भारतीय जनता पार्टी को जरूरी है, क्योंकि बहुमत तो मिला है, अब से पहले भी मिला है, 2 बार बहुत शानदार मिला है और जनता ने वो इतिहास बनाया। लेकिन ये बहुमत अब की बार जो है, बात विपक्ष की नहीं है बबीता जी, विपक्ष तो है ही नहीं, खत्म हो गया विपक्ष। विपक्ष पर बहस करना, चर्चा करना, मैं समझता हूं समय को खराब करने जैसी स्थिति है, क्योंकि विपक्ष मुद्दाहीन है। विपक्ष जो है कोई सवाल नहीं है उसके पास, उसको तो बेवजह की बातें उठानी है, जो उसका काम है उसको भूल गया। विपक्ष का काम होता है सरकार के 10 सालों का जो कार्यकाल रहा है, उसके लेखा जोखा जो कार्य हुए हैं उनको इकट्ठा कर जनता के बीच में जाना, लेकिन वहां तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा। यानी आपको लगता है कि आपके पास मुद्दे ऐसे हैं जो जनता जिस पर विश्वास भी जता रही है और आपको भरपूर प्यार भी मिलेगा जनता का। ठीक है, हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के भी है, तो क्या कहा जाए अनवर जी, क्योंकि बीजेपी ने तो बोल दिया है कि विपक्ष तो हमारे लिए है ही नहीं, आपको एकदम कह दिया है कि बिल्कुल एक्सटिंक्ट ही हो गए हैं आप लोग उनके लिए, तो ऐसा लग रहा है क्योंकि उनकी बातों से। लेकिन क्या कहा जाए, उनका तो 400 पार का नारा है, कांग्रेस के पास क्या कुछ नारा और क्या कुछ मुद्दे, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड और साथ ही सीए ही सिर्फ मुद्दा रहने वाला या इसके अलावा भी मुद्दे रहेंगे? ये आवाज आ रही मेरी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आपने मेरा सवाल सुना या मैं दोबारा दोहराऊं? नहीं मैडम, बिल्कुल सुन लिया मैंने आपका सवाल। ठीक, मैंने आपका भी सुना और प्रवक्ता बीजेपी का भी सुना कि कैसे उन्होंने सवाल रखा। देखिए, विपक्ष को कह रहे हैं, विपक्ष तो है ही नहीं भैया, विपक्ष के बगैर तो आप चल ही नहीं सकते। सबसे पहले विपक्ष बनाने का काम ही कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि विपक्ष तो था ही नहीं, ये पहले मैं समझा दूं। और 10 साल की बात ये कर रहे हैं, 10 साल का इनसे पूछिए कार्ड इनके पास कौन सा था जब 2013 के अंदर मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे थे। 2013 के अंदर जब इलेक्शन लड़ रहे थे तो जब इलेक्शन की बात आई तो उन्होंने कहा महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी। भाइयों बहनों, जब मेरा गरीब रात को सड़क पर सोता है तो मुझे दुख होता है। वो कहाँ चले गए बातें? 2013 में कहते सिलेंडर का रेट क्या था मैडम? आज सिलेंडर का रेट क्या है? पेट्रोल का रेट क्या था? डीजल का रेट क्या था? सरसों का तेल का रेट क्या था? बेरोजगारी क्या कहते थे? 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियां, वो 2 करोड़ नौकरियां नहीं पता कहाँ है। 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, वो नहीं पता। सब सांसदों को कहा था एक एक गांव गोद ले लो, वो नहीं पता। दिल्ली के अंदर इनके सांसदों को कुछ पता ही नहीं था कहाँ है। मैडम ये क्या बात करेंगे? जनता के सामने जा नहीं सकते, क्या सवाल लेके जाएंगे जनता के सामने? क्या पूछेंगे जनता से? जनता इनसे सवाल पूछने के लिए बैठी है, आइए जनता के सामने, जनता आपसे सवाल पूछेंगी। 2014 के अंदर झूठ बोला आपने, 2019 के अंदर झूठ बोला, अब 24 में क्या लेकर आओगे भाई? जरा क्या दोगे 2024 के अंदर? कितनी नौकरियां दोगे? कितने स्मार्ट सिटी बनाओगे? कितना सिलेंडर का रेट कम करोगे? कितना पेट्रोल का रेट कम करोगे? बताइए ना मैडम, को सवाल तो है नहीं इनके पास। विपक्ष से घबराए पड़े, इंडिया गठबंधन से इनकी घबराहट बिल्कुल सामने आ रही है। इलेक्शन देखिए, 7 चरणों में इलेक्शन करा दिया, कमाल हो गया, 7 चरणों में इलेक्शन। इतनी घबराहट है बीजेपी को, इतना जुमलेबाज बीजेपी की सरकार की घबराहट हुई पड़ी है। इंडिया गठबंधन की घबराहट भी, एनडीए में क्या चल रहा है अभी कुछ नहीं पता, बिहार में इनका क्या होने वाला कुछ नहीं पता, यूपी में क्या होने वाला कुछ नहीं पता। लेकिन क्या? मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। अरे मोदी गारंटी रह गई होती तो 2013 में पूरी कर देते भाई। मैडम सवाल है, 100 स्मार्ट सिटी बता दे कहाँ बनाई है इन्होंने, 2 करोड़ नौकरियां बता दे कहाँ दी है, सिलेंडर का रेट बता दे, पेट्रोल का रेट बता दे। इनके पास जवाब नहीं है, जनता इनसे जवाब मांग रही है। आओ तो सही, अब जनता तुमसे 10 साल का जवाब पूछेगी। ठीक है, डॉक्टर अजय तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, बहुत बहुत आपका स्वागत है अजय जी एएमवी नेटवर्क पर।
आपने दोनों की बातें सुनी होगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार यही कहा जा रहा है कि 400 इस बार पार कर जाएंगे, लेकिन अकेले 370 का टारगेट उन्होंने रखा है। वहीं पर कांग्रेस जो है मुद्दे ये दिखा रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया, सीए हो गया, यूसीसी को मुद्दा बना रही है। तो क्या कहा जाए, इस बार बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है या कांग्रेस के लिए? दत्ता जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूं और भारत देश की 140 करोड़ जनता से कहना चाहता हूं कि वोट देने के लिए जरूर जाएं। चुनाव सर पे है, 16 तारीख को आचार संहिता, आज से आचार संहिता की लग गई है और अभी सबको टिकट भी मिल जाएगा। आप सभी से अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, सभी लोग अपने घर से निकल करके वोट जरूर करें। हाँ, ये अलग बात है कि हर आदमी का हौसला बुलंद होता है। आज भारतीय जनता पार्टी का हौसला बुलंद है, इसलिए देवेंद्र जी हौसले के साथ बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 400 पार का नारा नरेंद्र मोदी जी का पूरा होगा। लेकिन देखना ये होगा कि जनता किस वादे पर आती है, किस गारंटी को सुनती है, उसकी इस गारंटी को नहीं सुनती है। क्योंकि इस देश के अंदर निश्चित तौर से महंगाई है, बेरोजगारी है, परेशानी है, व्यापारी परेशान है, जीएसटी से परेशान है और बहुत से ऐसी चीजें हैं जो अभी तक नहीं हो रही है। और इस देश में मैं अनवर जी को भी बताना चाहता हूं कि अनवर जी, आप कांग्रेस प्रवक्ता हैं, इस देश में जितनी जरूरत सरकार की है उतनी ही जरूरत विपक्ष की भी है। विपक्ष मजबूत होगा तो निश्चित तौर से सरकार से सवाल पूछने जाएगा। हमारा काम क्या है, हम तो आपके बीच में बैठ करके आप लोगों की बात सुनेंगे और जनता के हित की बात करेंगे, लेकिन विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है और विपक्ष मजबूत तभी होगा जब आप जनता के दिलों को जीतेंगे। यानी आप पाते कि विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है, बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत दिखाई दे रही है। तो से कमजोर है बबीता जी। आप देखिए, नीतीश कुमार ने ही इंडिया गठबंधन की शुरुआत की और नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की शुरुआत करने के बावजूद आप ठीक अजय जी, थोड़ा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है जी। अनवर जी जवाब दीजिएगा, क्योंकि हालांकि आपने सुना होगा अभी अजय जी ने क्या कुछ कहा है, क्योंकि मुद्दे आप लोग लेके जा रहे हैं, क्योंकि आप गारंटी की भी बात कर रहे थे। अगर देखा जाए, राहुल गांधी भी गारंटी पे गारंटी बांटते हुए फिर रहे हैं, महिलाओं के हक के लिए लड़ने की बात भी कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कई गारंटियां भी दे रहे हैं। वहीं पर अगर देखा जाए दूसरी तरफ, क्योंकि आपने बोला जनता का प्यार नहीं मिल रहा, अगर जनता की बात करी जाए, अगर जनता का प्यार नहीं मिल रहा था तो अभी विधानसभा जो चुनाव हुए थे तो उसमें बीजेपी को जीत कैसे मिल गई? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, जहां पर न्याय यात्रा भी चली है, राहुल गांधी वहां पर गए थे, मुद्दों को उठाया गया था, जनता से बात भी की, न्याय दिलाने की बात करें तो विश्वास क्यों नहीं बन पाया आप पर? वही था कि कर्नाटक के अंदर भी हम जीते थे, विश्वास तो हमें जनता पर था, लेकिन ईडी और सीबीआई का जो ये डर देते हैं, तो ये घबराहट देते हैं लोग वहां पर, वहां के सर जनता के लिए ईडी और सीबीआई कहां से आ गई? सर जनता के लिए ईडी सीबीआई कहां से आ गई? जनता तो वोट देती ना, अगर आपके पास ऐसे मुद्दे थे। सर जनता के लिए कैसे? वो तो नेताओं के लिए अलग बात है, आपने ईडी सीबीआई की बात कही, लेकिन जनता के लिए मैंने क्या कहा, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, शायद आपने सवाल ठीक से नहीं सुना। मैंने कहा कि अगर आपको लगता है कि बीजेपी जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, तो आप अगर देखा जाए न्याय यात्रा वहां से भी निकाली थी राहुल गांधी ने, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की अगर बात की जाए, चुनाव हुए है ना, लोकसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान भी होने वाला था जल्दी और आज हो भी चुका है। तो अगर मुद्दे आप लोगों के स्ट्रांग है, राहुल गांधी न्याय दिलाने की बात जनता को करते, तो जनता का भरोसा क्यों नहीं हो पा रहा है राहुल गांधी पर? क्यों कांग्रेस पर जनता भरोसा नहीं कर पा रही है? भरोसा तो जनता कर रही है, हमारे को भरोसा करके जनता ने हमें जितना वोट दिया, जितना प्यार दिया, हमने उसको माना। हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता जो फैसला देती है उसको जनता के बीच में जाना और जनता का प्यार लेना अलग अलग बात है सर। जनता के बीच में जाना और जनता को विश्वास दिलाना अलग अलग बात है सर। मैडम, जनता को विश्वास दिलाते हैं, जनता को विश्वास दिलाया, जनता ने हमारे को पहले दिए। इन्हीं राज्यों में बीजेपी हारी थी ना पिछली बार 2019 के अंदर। सर मैं अभी न्याय यात्रा पहले निकली थी क्या इस राज्यों में? न्याय यात्रा पहले निकली थी क्या? अभी हिंदी पट्टी में निकल रही है ना न्याय यात्रा। सर मैं न्याय यात्रा की बात कर रही हूँ, अभी निकली है ना न्याय यात्रा। न्याय यात्रा चल रही है, न्याय यात्रा एमपी भी आ रहे हैं, एमपी के इलेक्शन में सब पता चल जाएगा, एमपी में ये जीते। अरे सर मैंने मध्य प्रदेश में चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुए, राजस्थान में चुनाव हुए, फिर से मैं दोहरा रही हूँ, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, वहां पर न्याय दिलाने की बात की गई, मुद्दों को उठाया गया जनता के बीच में जाके, क्यों नहीं विश्वास हुआ? बीजेपी ने सरकार तोड़ी कमलनाथ जी की,
खरीद फरोख्त। अरे सर, मैंने क्या पूछा आपसे, आप क्या बोल रहे हैं? मैंने फिर से मैं दोहरा दूं दोबारा से, मैंने क्या पूछा, आप क्या बोल रहे हैं? सवाल मैंने सुन लिया 2019, लेकिन आप वो आंसर नहीं कर रहे हैं ना, आप घुमा रहे हैं बातों को, घुमाइएगा मत। मैं वही पूछ रही हूँ, बीजेपी से भी अभी सवाल करूंगी, पहले इसका जवाब दीजिएगा। मैडम 2019 के अंदर हम जीते, इसमें हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, नहीं जनता को हमारे पे रहा। अब हम 2024 में जाएंगे जनता के बीच में सवालों को लेकर दोबारा, फिर देखेंगे जनता हमारे को विश्वास देगी। सर चुनाव कब हुए थे? एमपी के चुनाव कब हुए थे? एमपी के चुनाव कब हुए? एमपी के जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उसके बाद ही एमपी के चुनाव हुए थे ना मैडम। उसमें एमपी में बीजेपी जीत गई थी, लेकिन विधानसभा तो चुनाव कब हुए थे सर? आप पिछली बार की बात करें, मैं पिछली बार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं 2024 की ही बात कर रही हूँ, मैंने वही पूछा है सर। हम जीतेंगे, हम ये राज्य जीतेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, मुद्दों के आधार पे जाएंगे, मुद्दों पे जाएंगे। मुद्दे इनके पास, मुझे 100 स्मार्ट सिटी दिखा दें, ठीक, मुझे बताएं इन्होंने क्या 2 करोड़ नौकरियां दी, वो दिखाएं, दिखाएं ना अपने एक्सप्रेस में जो इन्होंने कहा था 2014 से लेकर, दिखाएं। ठीक है देवेंद्र जी, आप कह तो रहे हैं मोदी जी की गारंटी पे सबको भरोसा है, सबको भरोसा है, लेकिन अगर मुद्दे देखे जाए, यूके में अगर उत्तराखंड की बात कर ली जाए, वहां पर जो आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं वो सड़कों पर आ गई, आपके विरोध में है, ठीक है, आपके पार्टी के विरोध में है। युवा भी सड़कों में है, कह रहे सरकारी नौकरियों में वैकेंसी है लेकिन दे नहीं रहे हैं। अगर दूसरी तरफ यूपी की बात की जाए तो पेपर लीक मामला सबसे बड़ा बना हुआ है, वहीं पर किसानों का मुद्दा भी कहा जा सकता है बड़ा मुद्दा है। मुद्दे इतने सारे, इलेक्टोरल बॉन्ड की भी बात कर ली जाए, सीए को लेके भी बात कर ली जाए, मतलब मुद्दे इतने हैं जिसमें आसानी से बीजेपी को घेरा जा सकता है। इस मुद्दों को लेकर चुनौती तो आप लोगों के सामने काफी है, कैसे पार पाएंगे? शानदार क्वेश्चन किए, धन्यवाद बबीता जी। जी। और जिसे चुनौती नहीं मिले वो फिर काम ही क्या है? बिगड़ चुनौती और संघर्ष के कोई सफलता मिल जाए तो फिर क्या फायदा उसका? वो एक बार में खत्म हो जाती। आज तीसरी बार में जहां खड़े हैं और खड़े होने से पहले जो चुनौतियां थी उन्हें स्वीकार कर, उनका हल निकाल, लोगों के बीच में जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, जितनी जरूरत थी। अच्छी बात है, आपने कहा कि आज किसान भी बात करता है, आंगनवाड़ी तक हम आ गए हैं। और भी कुछ लोग जो हैं, अजय सर ने बात की है, महंगाई की भी बात है, अभी सुधार की जरूरत है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का यही कहना है, इसलिए मैं कहता हूं कि जो बात बोली जाए, क्योंकि मैनिफेस्टो आजकल रिकॉर्ड होते हैं। हमसे पहली सरकारों में एक मैनिफेस्टो पढ़ दिया जाता था और कोई पूछता नहीं था क्या होता है, ये भी कोई चीज होती है। आज का युवा भारत 65% की प्रतिशत का युवा खड़ा होकर सवाल और जवाब मांगता अपने नेताओं से और रिकॉर्डिंग सुनाता, इसलिए सोच समझ कर बोलना है। इसीलिए हमने 2047 बोला है, ऐसा हम 27 भी बोल सकते थे जल्दबाजी में, क्योंकि चुनाव था। और आपने आखिरी बजट भी हमारा देखा है, अजय सर उसको क्लियर कर देंगे। तो बहुत सोच समझकर ये रणनीति के तहत जो है, हमारे साथी 2 करोड़ नौकरियों की बात कर रहे हैं और भी कई चीज। मैं एक चीज ध्यान इंगित करना चाहता हूं कि अब से 16 वर्ष पहले भी यही तेल के रेट हुआ करते थे, डीजल पेट्रोल के, जो आज हैं। तो एक बार कंपेयर कर लीजिए कि आप महंगाई का मुद्दा जो है क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। और जिन 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे, रोजगार शिक्षा की, जिस प्रदेश में हम बैठे हैं, इस प्रदेश में हमने कितने एयरपोर्ट्स, एम्स, शिक्षा, सुशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था, आपकी बात भी सुनी जाएगी, सुन लीजिए, वो हमने पूरा किए और उसी लाइन पर हम बड़े हुए हैं। हमें जनता ने विश्वास दिया था, जनता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री, विश्वास तो अब डगमगाता हुआ दिख रहा है। किसान अलग आप लोगों के खिलाफ है, महिलाएं अलग खिलाफ हो रखी हैं, युवा अलग खिलाफ हो रखे हैं, कैसे? विश्वास कहाँ है? सिर्फ राम के नाम पे वोट नहीं मांग सकते ना। सीए आपने लागू किया, जैसे चुनाव आए आपने तुरंत लागू कर दिया, इतना लंबा समय क्यों लिया? यूसीसी अगर आपको लागू करना था तो पहले लागू करते। दबी आवाज में तो आप सर सुन लीजिए, दबी आवाज में तो अब ये भी बातें निकल के सामने आ रही है कि जो पारदर्शिता आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में दिखाई थी वो भी अब स्कैम के नाम से जाना जा रहा है। ये खिलाफ नहीं है जो चीज आपने कहा है, ये एक जरूरत है लोगों की और ये चुनौती है हमारे लिए। हम चुनौती को हमेशा स्वीकार करते हैं। अगर महिलाओं को जरूरत है, देखिए हमने महिलाओं के लिए, अगर मैं डिबेट आपकी जो है 40 मिनट की और बढ़ जाए तब भी कम पड़ जाएंगे। हमने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जितने काम किए हैं, डिबेट घूम जाएगी, आज उस पर चर्चा नहीं है। आपको 30 मिनट में सब कुछ बताना, वो मैं सब तथ्य के साथ बोल सकता हूं। और ये हमारे साथ ही बहस करेंगे तो आपको सुनने वाले लोग जो है उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं ये कहता हूं कि ये चुनौती के तौर पर हम स्वीकार करते हैं, चाहे महिला हो, शिक्षा हो या सुधार की जरूरत हो।
ये डिबेट छोड़कर भागने की बात नहीं है। और मैं ये ही कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो जो चीज गारंटी वैसे ही नहीं लिखा एक सब, राहुल जी भी रोज गारंटी देते हैं, पूरे देश में लिए फिर रहे हैं, कभी न्याय यात्रा है, कभी भारत विकसित जोड़ो, कभी भारत यात्रा जोड़ो, कभी दूसरी यात्रा है, और बहुत काम वो कर रहे हैं प्रयास, लेकिन सुबह चलते हैं शाम को भूल जाते हैं कि मैंने सुबह कहा क्या बोला था, शाम में दूसरा बोल देते हैं। तो ऐसे काम नहीं चलता है। जनता सब कुछ जानती है। जनार्दन है, जो बोला है ना, जो देखा है, वो कैमरे की तरह होना चाहिए, फोकस होना चाहिए आपका उस पर, वर्ड पर पकड़ भी हो और उसकी कैचिंग पावर के साथ आपकी याददाश्त बहुत स्ट्रांग हो राजनीतिक व्यक्ति के लिए। जो राहुल जी को खमती है, मुझे सहानुभूति है कांग्रेस के बड़े लीडर जी कि कम से कम राहुल जी की जगह अगर एक चेहरा लेकर खड़े हो जाते, बड़ा दिल दिखाकर, कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी को कुछ तो चुनौती देते, तो विपक्ष में दम पड़ता, अजय सर की बात में दम पड़ता। विपक्ष का जिंदा रहना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है देवेंद्र जी, और हम प्रयास करते हैं आपकी बात सुनिए, अजय जी को भी सुन लीजिए अब। ठीक है, भागे नहीं किसी भी चीज से, चुनौती से स्वीकार करें। बिल्कुल बिल्कुल जी, ठीक है ठीक है, कल कोई और होगा, इस बात की गारंटी नहीं होती है। लोकतंत्र जी, आपने बोला ना आधे घंटे ही है, तो थोड़ा उन्हें भी बोलने दीजिए। ये देश होना चाहिए, ये विकसित होना चाहिए, ये आगे बढ़ना चाहिए। ये नीति किसकी शानदार होगी? जिस दिन कोई हमसे अच्छा, कोई नरेंद्र मोदी जी से अच्छा। बीजेपी लगातार यही कह रही है, 400 पार का नारा लगा रही है, क्या लगता है? ठीक है देवेंद्र जी, ठीक है, आपकी बात सुन ली गई है, ठीक है, खत्म करने का काम करते रहे। बिल्कुल ठीक है, उन पर विश्वास करें। अरे देवेंद्र जी, दूसरों को भी बोलने देंगे या नहीं बोलने देंगे आप? 70 वर्षों में आप लोगों ने क्या क्या किया? क्यों आपको जनता ने इस तरह बाहर किया? क्या आपने उम्मीद लगाई थी कभी? अरे देवेंद्र जी, दूसरों को तो बोलने दीजिए। देवेंद्र जी रुक जाइए, ठीक है, आपकी बात सुन ली गई है, ठीक है, रुक जाइए, अब थोड़ा रुक जाइए, ठीक है। राजीव जी थे। अरे सर, अब आप शुरू हो गए सर, अब आप चुप हो जाइए। मैं अभी अजय जी से एक सवाल ले रही हूँ, ठीक है अजय जी, 400 पार की बात कही जा रही है, क्या लगता है? क्योंकि 400 पार दक्षिण राज्य में, क्योंकि जिस तरह से पिछले अगर चुनावों की बात कर ली जाए तो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था बीजेपी का, और अब तो और ज्यादा चुनौतियां बढ़ गई है, तो क्या कहा जाए, दक्षिण राज्य अभी भी बड़ी चुनौती बना हुआ है बीजेपी के लिए, या 400 पार का जो सपना देखा जा रहा है वो साकार होता हुआ नजर आएगा? बप्ता जी, देवेंद्र जी ने बहुत अच्छी बातें बोली, बट मैं इसे पूछना चाहता हूँ कि 2014 से लेकर के अब तक नरेंद्र मोदी जी के नाम पर कब तक इस देश में चुनाव लड़ा जाएगा? नरेंद्र मोदी जी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के एमपी, एमएलए, पार्षदों ने चुनाव जीत करके अपने क्षेत्र में काम नहीं किया, जिसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। उसका रीजन सिर्फ इतना है कि 15 अगस्त याद करिए, 2023 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल ऐलान किया था और कहा था कि जितने भी हमारे सांसद हैं, अगर वो अपने क्षेत्रों में नहीं जाते हैं तो उनकी टिकट काट दी जाएगी। लेकिन ये क्या हो रहा है, टिकट काटी गई है और टिकट मिली भी गई है, और आज कांग्रेस के लोग छोड़ करके सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि उनको दिख रहा है कि वन मैन शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बातों पर इस पूरे देश में चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस के पास बहुत से मुद्दे हैं। क्या कांग्रेस नहीं जानती कि अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे के नाम पर आंदोलन करके आज अरविंद केजरीवाल कहां पहुंचे हैं? जिस अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी ही लेकर के आई थी। आंदोलन करना चाहिए कांग्रेस को, विपक्ष को। अगर कोई मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का, तो मुद्दे का पर आंदोलन करने की जरूरत थी, जो विपक्ष ने सही ढंग से नहीं किया। क्या स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर के दिखा करके सरकार को गिरा सकती है? क्या प्याज पे सरकार गिर सकती है? तो बहुत से ऐसे मुद्दे थे जिसमें विपक्ष को घेरने की जरूरत थी। हाँ, ये अलग बात है, 400 पार का नारा, निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 पार के नारे में आज सफल होने का प्रयास कर रहे हैं और हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं। दक्षिण राज्य में अभी चुनौती लग रही है कि नहीं लग रही है? जल्दी जल्दी थोड़ा सा सर। यही मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन अभी बहुत मेहनत करने की जरूरत है। हर आदमी अपनी परीक्षा में मेहनत करता है। भारतीय जनता पार्टी मेहनत कर रही है, तभी तेलंगाना में 1 सीट से 10 सीट पहुंची है। भारतीय जनता पार्टी अपने सिस्टम को किस तरह से खेल कर रही है, जिससे कि तमिलनाडु में भी अपनी सीट को हासिल करने का प्रयास कर रही है। तो वो सारे सिस्टम को
विपक्ष पार्टियों को भी अपने अंदर अपनाने की जरूरत है। कहाँ है वो सेवा दल के लोग जो कांग्रेस में कभी हुआ करते थे? ये सारे सिस्टम को मजबूत करने के लिए जी बहुत जरूरी है विपक्ष का मजबूत होना। विपक्ष तभी मजबूत होगा जब जनता विपक्ष के साथ होगी। और मैं कहना चाहता हूं कि सरकार तभी चल सकती है जब विपक्ष अपने हित के लिए, समाज के हित के लिए विपक्ष से सवाल उठाए और उसके काम। आपने अजय जी को सुना, कह रहे हैं मुद्दे आप लोगों के पास इतने स्ट्रांग नहीं है, और वैसे भी आप लोगों ने जिस तरह से इंडिया अलायंस जिस एक्साइटमेंट के साथ बनाया था वो अब धीरे धीरे तिनके की तरफ भी बिखरता जा रहा है। लेफ्ट पार्टी ने साफ बोल दिया हम अपने उम्मीदवारों को उतारेंगे, प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करेंगे, आप लोगों को सीट नहीं देंगे। वहीं पर टीएमसी ने अलग बोल दिया, आम आदमी पार्टी अलग चली गई है। धीरे धीरे तिनके की तरफ बिखर रही है सारी चीजें, वो मजबूती नहीं दिखाई दे रही। मुद्दे भी बोल दिए हैं अजय जी को, आपने सुना कि मुद्दे भी नहीं है उतने। मैंने अजय जी को बड़े ध्यान से सुना मैडम, मैंने आपको भी सुना। इंडिया गठबंधन मजबूत है, आप घबराइए मत। आज आचार संहिता लग गई है, बहुत अच्छा है। एनडीए घबराने वाला है। अभी बिहार में बहुत कुछ होने वाला है, अभी यूपी के अंदर बहुत। सर हम नहीं घबरा रहे, घबराहट कांग्रेस के अंदर ज्यादा चल रही होगी जी। आप इंडिया से मत घबराइए, इंडिया गठबंधन से ना घबराइए। एनडीए का गठबंधन अभी घबराहट आने वाली है। और मैं बता दूं अजय जी को, अजय जी सबसे ज्यादा अगर आवाज उठाने का काम कर रहे हैं तो विपक्ष ही कर रहा है। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में आवाज उठाई, विपक्ष पार्लियामेंट में आवाज उठाता है, हमारी आवाज को दबा दिया जाता है। हमारे पर ईडी और सीबीआई के जांचें लगा दी जाती है। आज जिस अजीत पवार को 500 करोड़ का चोर कहने वाले देश के प्रधानमंत्री आज अपनी गोदी के अंदर लेकर बैठे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देवेंद्र जी छोटा सा रिएक्शन, क्योंकि अब बिल्कुल समय नहीं बचा। ठीक है अनवर जी, आपकी बात सुनिए। देवेंद्र जी, लगातार विपक्ष यही कहता है कि आप लोग ईडी सीबीआई से डराने की कोशिश करते हैं, इसीलिए काम भी नहीं हो पा रहा है, अकाउंट भी आप फ्रीज करवा देते हैं। ये सारी चीजें विपक्ष की तरफ से लगातार कही जा रही है। जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन। देखिए बबीता जी, वो सीबीआई और ईडी का जिक्र करते हैं, लेकिन सीबीआई और ईडी आज नहीं बनी, ये पुरानी संस्था है। जिस तरह से हमारे अनवर भाई तरफ से लगातार सवाल भी तो उठाए जा रहे हैं ना कि बीजेपी को क्यों नहीं, सिर्फ विपक्षी क्यों, उनके टारगेट। हम जवाब देना चाहते हैं। हमने इन्हें कई बार कहा कि अगर आप कहीं सके तो सुप्रीम कोर्ट में जाइए। और ये जो चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव आप नहीं लड़ रहे इनके सामने, आप तो चैनल पर बैठकर एंकर का काम कर रहे हैं। समीक्षा चुनाव हम लड़ रहे हैं। आप ये जो है गलतफहमी में ना पड़े कि चुनाव कौन इनके सामने लड़ रहा है। आज इनको सब लगता है अजय जी भी चुनाव लड़ रहे हैं, बबीता भी चुनाव लड़ रही है, टीवी सारा चैनल मीडिया चुनाव लड़ रहा है। ऐसा विपक्ष की भावना कैसे बनती जा रही है, मेरी समझ से परे है। भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विपक्षी भूमिका में अपना काम करिए। एक व्यक्ति चुनिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी को चुनौती दे सके, विपक्ष में बैठकर बोल के कोई जवाब दे सके। राहुल जी नहीं कर पा रहे, मजबूरी है राहुल जी की। अरे बार बार कब तक खोटा सिक्का पेश करते रहोगे? चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लगातार विपक्ष ये कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, सीए को लेकर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। वहीं पर बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इस बार 400 पार। वहीं पर अब घोषणा भी हो चुकी है, चुनाव आयोग की तरफ से घोषणा कर दी गई है तारीखों की। अब देखने वाली बात होगी कि जनता का भरोसा कौन जीत पाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।